अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे नर्सिंग रिसर्च के जितने भी चैप्टर्स हैं उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो इस हवाले से होगी क्योंकि इसमें सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनका एक ओवरव्यू होगा और उसमें सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शामिल होंगे। बाकी अगर आप डिटेल में लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो उस पर हम ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं जो आपको चैनल से मिल जाएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको जो है क्वालिटेटिव रिसर्च की डेफिनेशन बताई गई है कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है। तो इसको हम जैसे कि इसमें बताया गया है कि क्वालिटेटिव रिसर्च बेस्ड ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, यानी इसमें हम क्वालिटी की बात करते हैं। क्वालिटी का आपने ये बात याद रखनी कि इसमें आप जो है किसी ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझते हैं, उनके फिनोमिना को समझते हैं। मतलब ये कि आप जो है कि कुछ लोगों के पास जाते हो और उनके किसी डीप एक्सपीरियंस को समझते हो। जैसे कोई बंदा जो कि कैंसर से गुजर चुका है तो आप उनसे जो है इंटरव्यू लेते हो और समझते हैं कि कैंसर से वो किस तरीके से गुजरा या फिर उनका एक्सपीरियंस आप समझते हैं। या फिर इसी तरीके से जो है आप कोई कल्चर में जाके कुछ लोगों के साथ रहते हो और उनका कल्चर समझते हैं। या फिर आप कोई न्यू स्टडी करते हैं और उससे जो है डेटा लेते हैं और उस बेस पर कोई न्यू थ्योरी बनाते हैं, कोई नया मतलब कुछ भी ऐसा न्यू देते हैं जो पहले किसी ने नहीं किया हो। तो ये जो है सारा क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है, ठीक है। बाकी वही लिखा हुआ है कि ये डेटा कलेक्शन इसमें होता है, ये इसमें परसेप्शन, थॉट्स और एक्सपीरियंस समझते हैं और इसमें वाई और हाउ वाले क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। वो बेसिकली स्टेटिस्टिक्स और नंबर्स और इन चीज़ों की बात इसमें नहीं होती। इसमें क्वालिटी की बात होती है, चीज़ों को समझने की बात होती है, ठीक है। तो ये आपने इसमें याद रखना है। फिर इसके मेजर फॉर्म्स है, जैसे इसमें इथनोग्राफी आता है, फिनोमिनोलॉजी है, ग्राउंड थ्योरी है, केस स्टडी है, मेटा सिंथेसिस है। लेकिन इसमें से जो है ये तीन हमने पहले समझने हैं और इसको बिल्कुल याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। पहला जो है वो इथनोग्राफी है। इथनो जो है वो आपको पता है कि इथनिसिटी से वर्ड आया है। इथनिसिटी का मतलब होता है किसी का कल्चर, नस्ल या फिर जो भी एक मतलब जिस तरीके के लोग होते हैं ना, तो वो कहते हैं इथनोग्राफी। तो ये क्या है? स्टडी ऑफ कल्चर्स एंड सोशल इंटरेक्शन इन रियल लाइफ सेटिंग्स। आप किसी के कल्चर को समझते हैं या किसी के सोशल इंटरेक्शन को समझते हैं कि वो लोग एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, वो जो है उनका कल्चर कैसा है, ठीक है। तो इसमें जो है आप मतलब क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, जाके उनके साथ रहते हैं, उनसे इंटरव्यू लेते हैं, सर्वे करते हैं, ठीक है, और उनके साथ जो है टाइम गुजारते हैं। तो उसके उससे जो है आप उनको कल्चर का पता चलता है आप उनका। जैसे रिच कल्चर इनसाइट्स होते हैं, फ़ायदा इसका ये है, ठीक है, आपको डिटेल में चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और इसमें शायद कोई बायास हो, कोई गलती आपसे हो सकती है। जैसे वो अगर आपके किसी के बारे में अच्छे ख्याल है तो उन लोगों में अगर कोई गलती है तो आपके जहन में उनका एक अच्छा इमेज बना होता है। तो आप उनकी गलतियाँ जो है वो इग्नोर करते हैं और हमेशा अच्छी-अच्छी चीज़ें उनके बारे में अपने रिसर्च में लिखते हैं, जो कि एक बायस होगा। तो जब आप रिसर्च करते हैं तो वो उस चीज़ में जो है ये चीज़ें नहीं होती कि आप बिल्कुल 100% एक्यूरेट चीज़ें लिखेंगे। अच्छा, इसी तरह फिनोमिनोलॉजी में हम क्या करते हैं, किसी का लाइव्ड एक्सपीरियंस समझते हैं। मतलब वही जो मैंने आपको पहले बताया कि कोई बंदा किसी एक्सपीरियंस से, किसी चीज़ से गुजर चुका है और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर जो गुजरा है ना, तो उसको आप समझते हैं, उसके एक्सपीरियंस को समझते हैं। ये फिनोमिनोलॉजी होती है, ठीक है। इसमें जो है मेथड क्या होते हैं कि आप जो है इन डेप्थ इंटरव्यू करते हैं, यानी आप उसमें से डीप इंटरव्यू लेते हैं, लोगों के एक्सपीरियंस को समझते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो है वो थीम्स, यानी कि आप इस तरह के लोग जो उस चीज़ से गुजर चुके होंगे, आप उनके इंटरव्यूज़ को कंपेयर करोगे, देखोगे और उसमें से एक कॉमन थीम निकालोगे। एग्जाम्पल वही कि जैसे क्रोनिक इलनेस है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई कैंसरस पेशेंट है या कोई इस तरह का दूसरा है, तो आप उनको समझते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है कि डेवलप थ्योरीज बेस्ड ऑन डेटा कलेक्टेड, कि आपने जो है वो कोई डेटा लिया और उससे पहले जो है मतलब डेटा लिया सारा, सब कुछ किया और उसके बाद उस डेटा के बेस पर आपने कोई थ्योरी पेश की जो कि पहले किसी ने नहीं की होगी। मतलब आपने खुद से कोई थ्योरी दी, इसको ग्राउंडेड थ्योरी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जनरेट न्यू थ्योरीज, और ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है, शायद जो बिगिनर्स होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि इसमें डिटेल और कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ आपने क्वालिटेटिव रिसर्च में देखनी है। फिर क्वालिटेटिव रिसर्च के स्ट्रेंथ्स, यानी कि अच्छी बातें क्या होती हैं कि ये जो है कम्प्लेक्स इशू को
एक्सप्लोर करता है, गहराई में समझता है, नए थ्योरीज प्रोड्यूस करता है, ये आपको रिच अंडरस्टैंडिंग देता है, यानी अच्छे से समझाने में हेल्प करता है। लिमिटेशंस क्या है कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू जनरलाइज फाइंडिंग्स, यानी इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो आप सब लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हो। शायद एक जगह में वो जो चीज़ जो आपने फाइंड की है एक जगह में है लेकिन दूसरी जगह पे नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग है, डेटा बहुत ज़्यादा एनालाइज और इस तरह की चीज़ों में टाइम लगता है। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव में आपने ये चीज़ें देखनी है। ठीक है, दूसरा जो है वो है सैम्पलिंग। व्हाट इज सैम्पलिंग? सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? सेलेक्टिंग अ पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट द होल। मतलब ये कि आपने जिन लोगों के ऊपर जो है वो रिसर्च करनी है, ठीक है, आप उनसे कोई सैंपल सेलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल आपने 1000 नर्सेस के ऊपर रिसर्च करनी है, ठीक है, तो आप 1000 नर्सेस तक तो नहीं पहुंच सकते हो, तो आपने उसमें से 100-200 नर्सेज ली है, तो मतलब पूरे पॉपुलेशन का जो एक रिप्रेजेंटेटिव आप लेते हो ना सैंपल, तो उसको सैंपल कहते हैं। ठीक है, मतलब पूरे पाकिस्तान के जितने भी डायबिटिक फॉर एग्जांपल पेशेंट्स हैं, तो आप सब तक तो नहीं पहुंच सकते हो, लेकिन आपके इलाके में, आपके गांव में, आपके शहर में जो होंगे उन तक आप पहुंच सकते हैं, तो वो आपके सब डायबिटिक पॉपुलेशन का सैंपल है। ठीक है, तो ये क्या है? रिसर्च ड्राइव कंक्लूजन फ्रॉम अ सैंपल रेदर देन टेस्टिंग द एंटायर पॉपुलेशन। सब लोगों के ऊपर रिसर्च करने के बजाय आप क्या करते हैं? सैंपल लेते हो और उसी सैंपल के ऊपर आप रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो सैम्पलिंग की डेफिनेशन और इसको जो है वो देखना बहुत ज़्यादा लाजमी है। फिर ये जो है ये अपने ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सैम्पलिंग इन रिसर्च में जो है, जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च की अगर हम बात करें, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी देखते हैं, यानी नंबर्स वगैरह की बात करते हैं, और इसमें हम सैंपल को पहले से ही डिसाइड करते हैं कि हमें कितने लोग चाहिए, कितने मकदार में चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पहले से डिसाइड करते हैं, हु एंड हाउ मेनी, इस तरह का। अच्छा, क्वालिटेटिव में जो है हम स्टैटिस्टिकल यानी कि ये बात नहीं करते नंबर्स की, उसमें हम चीज़ों को समझते हैं, मीनिंग यानी एक्सपीरियंस को समझते हैं, और इसमें डिसीजन आप स्टडी के दौरान भी ले सकते हो या उससे पहले भी ले सकते हैं, वो आपकी नीड के ऊपर है। ठीक है, अगर आपने स्टडी की और आपको लगे कि ये काफ़ी नहीं है, अभी और भी इसमें चीज़ें शामिल होनी चाहिए, तो फिर आप और भी कर सकते हैं। ये चीज़ आप क्वांटिटेटिव में नहीं कर सकते, वो आपने पहले से ही सब कुछ डिसाइड करना होता है। ये आपने याद रखनी है बात इसमें। अच्छा, पॉपुलेशन क्या है? वो जो हमने पहले बात की, एंटायर एग्रीगेशन ऑफ केस ऑफ इंटरेस्ट। जो आपका इंटरेस्ट है, जिन चीज़ों के ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हो, वो आपका पॉपुलेशन है। मतलब जैसे हमने बात की कि सारे डायबिटिक पेशेंट्स पाकिस्तान के जितने हैं, तो वो आपका पॉपुलेशन है। अब उनमें से कुछ लोगों पर जो आप रिसर्च करते हो वो उस पॉपुलेशन का सैंपल होता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन जो है वो लोग जिनके ऊपर आप रिसर्च करते हो। एक तो पॉपुलेशन वो है ना कि जैसे पूरे पाकिस्तान की आबादी है, तो वो तो अलग चीज़ है। यहाँ पे रिसर्च में पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि जिन चीज़ों के ऊपर या जिन लोगों के ऊपर आप रिसर्च करते हैं। अब इसमें जो है सिर्फ लोग नहीं होते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, मतलब जो भी आपका रिसर्च का टॉपिक होगा वो आपका पॉपुलेशन है। जैसे कि ह्यूमन हो गए, रिकॉर्ड हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, कोई भी चीज़ हो सकती है। अच्छा, इसी तरह फिर सैंपल जब हम लेते हैं तो इसके लिए दो तरीके यूज़ करते हैं। एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और एक होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जो कि हम आगे देखेंगे। सैंपलिंग मेथड वेयर एलिमेंट्स आर सिलेक्टेड नॉन रैंडमली। तो नॉन प्रोबेबिलिटी से आप नॉन रैंडम याद रखोगे। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी, नॉन रैंडम। अब नॉन रैंडम का मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन को आप रैंडमली सेलेक्ट नहीं करते हो, मतलब आपके पास कोई तरीक़ाकार नहीं होता, बस आपके पास जो लोग आते हैं, जो आपको आसानी होती है, जिस तरीके से आपको ठीक लगता है या जिस तरीके से आपको ईज़ी लगता है, वो आप करते हो। जैसे आप कहीं पे बैठे हुए हैं, आपके दोस्त है या आपके मरीज़ है या आपके आस-पास पड़ोस के लोग हैं, और वो आप तक एक्सेसिबल है, तो आप जाके उनसे डेटा लेते हैं। तो आप कोई प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करते हो। ठीक है, इसमें तो इसमें क्या है, एलिमेंट्स यानी वो लोग जिनके ऊपर आप करते हो रिसर्च, सेलेक्टेड नॉन रैंडमली। लेकिन नॉन रैंडम एक तरीका होता है, उसमें कोई प्रोटोकॉल, कोई तरीकाकार फॉलो नहीं होता, इसको कहते हैं नॉन रैंडम। ठीक है, नॉट ऑल पॉपुलेशन मेंबर हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग चोजन। मतलब इसमें जो है वो आ, किसी को, हर बंदे को इक्वल चांस नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 लोग हैं और 10 लोगों में से आप दो बंदे चूज करते हो, तो अपने हिसाब से करोगे कि मुझे
दो बंदे उसमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो। तो आप जब अपने हिसाब से करते हो वो नॉन रैंडम होता है। लेकिन अगर आप उसके लिए कोई तरीका कार अपना दो, जैसे उन 10 बंदों के नाम हम जो है वो चिट्ठी पर लिखते हैं, फिर उसको जैसे निकालते हैं उसमें से दो, ठीक है, तो वो एक तरीका कार होता है, वो आपने खुद से नहीं किया। तो नॉन रैंडम और रैंडम में जो है ये फर्क होता है। अच्छा, इसमें नॉट कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्लूजन और इस तरह की चीज़ होती है कि मतलब ये आप जो है प्रोबेबल और रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, इसमें बायास वगैरह ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन ये बात इसमें जो ये लिखा हुआ है कि मोस्ट नर्सिंग रिसर्च यूजेस नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल ड्यू टू प्रैक्टिकलिटी एंड कॉस्ट, ठीक है। मतलब ये इस जाहिर है कि इसमें बायास ज़्यादा है, ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन ज़्यादातर नर्सिंग रिसर्च में यही तरीका यूज़ होता है क्योंकि ये सिंपल होता है, आसान होता है और इसके ऊपर खर्चा जो कॉस्ट होता है ना, एक्सपेंसेस कम आते हैं। सही है। फिर इसके आगे जाके डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो कि हम एक एक पढ़ते हैं। ये हमने डिटेल से पढ़ा, जस्ट हम यहाँ पे वो देखेंगे कि आपको याद आ जाए कि क्या है। पहले है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग यानी जो लोग रेडी है आपके पास, ठीक है, आपके क्लिनिक में बैठे हुए हैं, आपके पास जो है वो 100 लोग आ गए पेशेंट्स, ठीक है, और आपने उनसे डेटा ले लिया, आपने उनका डेटा नोट किया। ये क्या है? कन्वीनियंस सैम्पलिंग। मतलब आप किसी के पास नहीं गए, आपने कोई मेहनत नहीं की, आपके पास लोग खुद ब खुद आ गए। ये क्या है? ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है। ये हाई रिस्क बायास होता है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा गलती का खतरा हो सकता है और ये आपकी पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, मतलब ये आपके सारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, ठीक है। दूसरा होता है स्नोबॉल। स्नोबॉल वेरिएंट ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ये भी कन्वीनियंस सैम्पलिंग का ही एक टाइप है, जिसमें क्या होता है कि अर्ली पार्टिसिपेंट रिफर टू अदर मीटिंग क्राइटेरिया यूजफुल फॉर हार्ड टू आइडेंटिफाई पॉपुलेशन। ऐसे लोगों के ऊपर हम करते हैं जो थोड़ा सा उनको ढूंढना मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी में से आप HIV के पेशेंट निकालते हो तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। या फिर आप जो है नशावर लोगों को निकालते हो तो वो थोड़ा सा इस तरह, या फिर कोई क्रिमिनल्स होते हैं उनके बारे में आप करते हैं, ठीक है। तो हर बंदा अपने आप को शो नहीं करता। तो स्नोबॉल में क्या करते हैं, ये नेटवर्क या चेन सैम्पलिंग भी कहलाता है। तो उसमें हम एक बंदे को मालूम करते हैं, जैसे एक HIV का पेशेंट हमने मालूम किया, फिर हम उसको कोई मतलब इंसेंटिव्स पैसे देते हैं, कोई लालच देते हैं, कुछ भी, और उससे दूसरे लोगों का पता करते हैं कि आप मुझे बताओ कि दूसरे आपके जैसे लोग कहाँ हैं या किस तरह है या कौन कौन है। जैसे आप एक नशेई को पकड़ते हैं और उसको बोलते हैं कि मैं आपको पैसे दे दूंगा या जो है कुछ भी ना ऐसा, और आप मुझे और लोग बताओ कि और कौन कौन ऐसा नशा करते हैं या ये चीज़ें बेचते हैं। तो एक बंदा आपको दूसरों तक पहुंचा रहा होता है, ठीक है। और वो लोग जो आपको आसानी से नहीं मिलते, हार्ड टू आइडेंटिफाई होते हैं, इसे को हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। अच्छा, इसी तरह होता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है कि पॉपुलेशन डिवाइड इनटू स्ट्रेटा। पॉपुलेशन को पहले आप क्या करोगे, स्ट्रेटा ग्रुप्स में डिवाइड करोगे, जो कि उसके डिफरेंट, जैसे मेल फीमेल के अलग ग्रुप्स बना दिए हैं, ठीक है। एज के हिसाब से आप बना सकते हो, जेंडर के हिसाब से बना सकते हो, उसके जो मतलब जो उनका पठान, सिंधी, पंजाबी, इस तरह के ग्रुप्स बना सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट चीज़ आप कर सकते हैं। तो आप जो है वो ग्रुप्स बनाएंगे, फिर उनमें से जो है एक एक स्ट्रेटा में से लोग लेंगे, ठीक है, और इस तरह के उनके ग्रुप्स बनाते हैं। इसको कोटा सैम्पलिंग कहते हैं, जो कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल आप एक नर्स है और रिसर्चर है जो कि जॉब सेटिस्फेक्शन, एक हॉस्पिटल में जॉब सेटिस्फेक्शन का वो रेट देखना चाह रहा है हॉस्पिटल के नर्सेज के अंदर। उस हॉस्पिटल में 80% फीमेल है और 20% मेल है, ठीक है। तो वो जो नर्स है फॉर एग्जांपल वो घूम रहा है पूरे हॉस्पिटल में और उसने 80% या 80 फीमेल ले लिए और 20 जो है वो मेल ले लिए, ठीक है। मतलब दो ग्रुप्स बनाए, एक मेल का एक फीमेल का। ये जो है कोटा सैम्पलिंग कहलाता है। फिर वो उनसे पूछेगा, वो उनसे जो है वो सवालात करेगा, अपना रिसर्च करेगा, ठीक है। लेकिन ये भी कन्वीनियंस है, मतलब वो जिससे पूछता है अगर वो स्टडी में शामिल हो रहा है या उस जगह पे मौजूद है तो ठीक है, वरना नहीं। इसी तरह होता है कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग। कंसेक्यूटिव ये होता है कि रिक्रूट ऑल एलिजिबल पार्टिसिपेंट ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड और अंटिल अ डिजायर्ड सैंपल साइज इज रीच। यानी आपके पास कोई खास टाइम है, 2 महीने या 3 महीने का टाइम है रिसर्च करने के लिए, या फिर जो है आप क्या करते हैं, आप जो है वो कोई खास लोगों को आपने सेलेक्ट करना है, जैसे 50-60 लोगों को आपने सेलेक्ट करना है 2-3 महीने में, ठीक है।
तो आप क्या करते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। अब आपके पास जितने लोग आते हैं उस बीमारी से या उस मसले के साथ, तो आप उनको सेलेक्ट करते हो। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल बताया हुआ है, जैसे एक नर्स है और वो ऐसे पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च करना चाह रहा है जो एब्डोमिनल सर्जरी करवा के आते हैं, ठीक है, और वो 2 महीने में कोई 60 लोगों के ऊपर रिसर्च करेगा। तो वो आज से शुरू करेगा और आज से जितने लोग आएंगे ना कि एब्डोमिनल सर्जरी के बाद वो उनका पेन लेवल देखना चाहता है, तो जितने लोग आएंगे 2 महीने में 60 पेशेंट उसने कंप्लीट करने हैं, वो उनको अपने रिसर्च में शामिल करेगा। तो ये कंटिन्यूसली कंजेकेटिव है, कंजेकेटिव यानी मुसलसल ये चलता रहता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंजेकेटिव सैम्पलिंग। पर्पस सिर्फ जो हमने क्वालिटेटिव रिसर्च वाली बात की कि आप किसी पर्पस से जाते हो। पर्पस का मतलब ये होता है कि सेलेक्ट पार्टिसिपेंट बेस्ड ऑन नॉलेज। उन लोगों को आप सेलेक्ट करते हो जिनको उस चीज़ का इल्म हो, उस चीज़ का पता हो। जैसे कैंसर के पेशेंट्स को कैंसर का पता होगा, तो वो आपका आप जाहिर है अगर आप कैंसर के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं तो कैंसर के पेशेंट्स के पास जाओगे, ठीक है। तो वो आप डायबिटिक के पास तो जाओगे नहीं या हार्ट के पेशेंट के पास जाओगे नहीं। तो मतलब आप पर्पस अपना एक जजमेंट करके उनके पास जाते हैं, ठीक है। तो उनके पास नॉलेज होती है उस चीज़ की या उसमें कोई पर्पस होता है, ठीक है। इस तरह के सैम्पलिंग को हम पर्पसिव सैम्पलिंग कहते हैं। अच्छा, अब इसमें एक्सप्लेनेशन एवोल्यूशन ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की ये जो है, अब इसके देखें ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो है वो नॉन रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि ये आपके पूरे पॉपुलेशन को नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। कुछ लोगों के ऊपर जो आप रिसर्च कर रहे हो शायद उनमें वो मसला है लेकिन पूरे पॉपुलेशन में नहीं है, ठीक है। इसी तरह इसमें बायास का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भी आपने कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बायास का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। इसी तरह ज़्यादा यूज़ क्यों होता है, क्योंकि फीसिबल है, आसान है, इसमें खर्चा इतना नहीं होता, प्रैक्टिकल सेटिंग्स में होता है, ठीक है। अब इसमें जो है रिसर्चर जब इस तरह का कोई रिसर्च करेगा तो वो बताएगा कि भाई मतलब अपने रिसर्च में ये चीज़ एक्सप्लेन करेगा कि ये आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो, आप हर किसी के ऊपर ये चीज़ नहीं अप्लाई कर सकते, या फिर जो है वो बायास का ख़तरा इसमें ज़्यादा है, ठीक है। या अगर हमने जो है वो कोई इस तरह का नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड यूज़ किया है तो क्यों किया है उसका रेशनल देना है। रेशनल मतलब वजह देना है। तो आपने उसमें बताना है कि भाई वक्त कम था, पैसे कम थे, टाइम कम था, रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें, ठीक है। या आबादी ढूंढना, सैंपल ढूंढना मुश्किल था, तो इसीलिए हमने इस तरह ये प्रोसेस को यूज़ किया, ठीक है। तो आप ये उसमें बताते हैं। इसी तरह प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो है वो रैंडम सिलेक्शन करते हैं। अब ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसमें जो है हर बंदे को इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होता है, ठीक है। इसमें सैम्पलिंग एरर इतना कोई ख़ास नहीं होता, या होता भी है तो वो पता चल जाता है, और ये रिप्रेजेंटेटिवनेस को बेहतर करता है। मतलब ये रिसर्च जब अगर आप 100 लोगों के ऊपर करोगे तो वही 100 का रिजल्ट आप 1000 या 1 लाख के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम डिफरेंट तरीके यूज़ करते हैं जिसमें हर बंदे को सेलेक्ट होने का चांस होता है। अब इसमें जो है हमने ये दो देखने हैं, एक सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग और एक है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। सैंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज इन, मतलब सबको इक्वल चांस है। अब फॉर एग्जांपल जैसे एक क्लास में जैसे 50 स्टूडेंट्स है और उन 50 में से आप 10 लोगों को सेलेक्ट करना चाहते हो, तो 10 कौन से होंगे वो आप खुद नहीं डिसाइड करोगे, बल्कि एक तरीकाकार फॉलो करोगे और इस हिसाब से जो है आप उनको डिसाइड करोगे, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक सैम्पलिंग फ्रेम होना चाहिए। यानी जैसे वो 50 लोग हैं ना, तो उन 50 के नाम आपके पास होने चाहिए, लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। फिर वो आप क्या करोगे, सिलेक्शन डन थ्रू नंबर टेबल और कंप्यूटर प्रोग्राम। या तो कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के ऊपर कोई नंबर आता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो उससे आप वो नंबर सेलेक्ट करते हो, या फिर वो जैसे कमिटी डालते हैं और उसमें से कोई एक उठाता है चिट्ठी डाल के ना, तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें बायास बहुत ज़्यादा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, कोई आप अपने मर्जी से जो है वो नहीं कर सकते, सही है। इसी तरह जैसे कि इसमें एग्जांपल बताया है ना कि 200 नर्सेज है एक हॉस्पिटल में, और 200 नर्सेज जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। एक हॉस्पिटल में 200 नर्सेज काम कर रहे हैं, और आपने उन दोनों 200 में से 40 नर्सेज को चूज करना है। तो 40 नर्सेज को कैसे चूज करोगे, अपनी मर्जी से नहीं करोगे। उन 200 लोगों के आप नाम लिखोगे, उनको जो है एक जैसे किसी चीज़ में डाल दिया और उनमें से 40 जो है ना चिट्ठियाँ निकाल दी,
तो जिन 40 लोगों के नाम आएंगे वो आपने सेलेक्ट करने हैं। फिर उनका जो है जैसे हैंड हाइजीन के प्रैक्टिस देखना है तो वो आप देख लेंगे कि मतलब उनके रिजल्ट क्या है। तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो उन 200 के ऊपर अप्लाई होगा कि हाँ मतलब अगर वो सफाई का ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि मतलब इस हॉस्पिटल में जो नर्सेज है वो सफाई का जो है वो ख्याल रखते हैं, हैंड हाइजीन का ख्याल रखते हैं। ठीक है, अगर वो 40 नर्सेज नहीं कर रहे तो मतलब क्या हुआ कि वो 40 नर्सेज ऐसे हैं, अगर वो हैंड हाइजीन का ख्याल नहीं रखते तो मतलब ये कि वो 200 भी नहीं रखते। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जनरलाइज कर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बेसिकली ऐसे जो सैंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह होता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें पॉपुलेशन को वही स्ट्रेटा यानी ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। हर स्ट्रेटा से आप डिफरेंट जो है वो लोग लेते हो। ठीक है, और ये जो है रिप्रेजेंटेटिवनेस को बेहतर करता है। स्ट्रेटा के मैंने आपको पहले एग्जांपल बता दिए, एज, जेंडर, एथनिसिटी, क्लिनिकल यूनिट, ये सारी चीज़ों को उसके ऊपर जो है आप उसको डिवाइड करते हैं। अब इसी के अंदर दो सब टाइप्स है, एक होता है प्रोपोर्शनेट, एक होता है डिसप्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग। प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, ईच स्ट्रेटम सैंपल्ड इन द सेम रेशियो एज एन पॉपुलेशन। जैसे पॉपुलेशन में उसका रेशियो जितना होगा उतने ही रेशियो में आप लोगे। फॉर एग्जांपल अगर पॉपुलेशन में 60% मेल है और 40% फीमेल है तो आप अपने सैंपल में भी 60% मेल लेंगे, 40% फीमेल लेंगे। इसको कहते हैं प्रोपोर्शनेट। डिस्प्रोपोर्शनेट ये होता है कि आपने थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम किया, जैसे 60% मेल है तो आपने 50 ले लिया, 40% फीमेल है तो आपने उनको भी 50 ले लिया, ताकि उन दोनों का कंपैरिजन बेहतर किया जा सके। ठीक है, वो आप नंबर इधर उधर करते हैं, तो इसको कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट। सही है। अब इसमें जो है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग ये होता है कि उसमें जो है आप क्या करते हैं, हॉस्पिटल यूनिट्स में देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 3 आपके पास डिपार्टमेंट है तो 3 डिपार्टमेंट क्या हुए, 3 ग्रुप्स हो गए ना, तो ये हो गए स्ट्रेटा। ठीक है, तो ये आ गया स्ट्रेटिफाइड। फिर आप 3 उनमें से रैंडम लोगों को चूज करते हो, यानी अपने हिसाब से करते हो। अब आपके पास 3 यूनिट है तो 3 में एक मेडिकल सर्जिकल यूनिट आ गया, एक पेडियाट्रिक यूनिट आ गया, एक आईसीयू आ गया। पेडियाट्रिक मेडिकल में 50 नर्सेज है, पेडियाट्रिक में 30 नर्सेज है और आईसीयू में 20 है, तो मतलब इनका परसेंटेज अलग अलग है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से जितना परसेंटेज, जैसे कि यहाँ ज़्यादा है ना तो यहाँ से आप 10 नर्सेज लेंगे, यहाँ से 6 नर्सेज लेंगे, यहाँ से 4 नर्सेज लेंगे। ठीक है, उस परसेंटेज के हिसाब से लेंगे। तो इसी तरीके से आपके पास जो है वो एक सैम्पलिंग हो जाती है। तो ये जब आप ग्रुप से लेते हो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो ये दोनों का जो है आपने याद रखना है। अच्छा, ये नर्सिंग रिसर्च क्रिटिक में जो है आगे बताया गया है कि नर्सिंग रिसर्च क्रिटिक क्या है और रिसर्च रीडिंग क्या है। ऐसा करते हैं, ये अभी तक कितनी वीडियो बनी है, 22 मिनट की हो गई, तो इसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्क्राइब करते हैं।